India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आनंद मोहन की रिहाई से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत पासपोर्ट सरेंडर करने का दिया आदेश। हर 15 दिन में स्थानीय पुलिस के पास रिपोर्ट करने के भी आदेश। केंद्र को करना है जवाबी हलफनामा दाखिल। सुप्रीम कोर्ट ने डुप्लीकेट मतदाता प्रविष्टियों के खिलाफ निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर चुनाव आयोग को किया नोटिस जारी। जिला अधिकारियों द्वारा डेटा संग्रहण में दोहरे जिक्र नहीं किए जाने पर जवाब तलब। बच्ची के बलात्कारी को 30 साल की जेल, 1 लाख का जुर्माना। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी चुनौती। रेलवे में कवच सुरक्षा प्रणाली लागू करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगी स्थिति रिपोर्ट। 4 सप्ताह का दिया समय। India Legal presents Courts Roundup. गोपालगंज के जिलाधिकारी रहे जी कृष्णैया की हत्या के मामले में आरोपी पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के मामले में सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने बड़ा कदम उठाते हुए आनंद मोहन को तुरंत पासपोर्ट सरेंडर करने के आदेश दिए। साथ ही हर 15 दिन में स्थानीय पुलिस के पास रिपोर्ट पेश करने के भी आदेश दिए हैं। कोर्ट के द्वारा आनंद मोहन की स्थिति पूछने पर याचिकाकर्ता के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि फिलहाल वो जेल से बाहर हैं और इसके बाद कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि आनंद मोहन अपना पासपोर्ट लोकल थाने में जमा करें। कोर्ट इस मामले पर 27 फरवरी को सुनवाई करेगा। इस दौरान केंद्र सरकार अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करेगा, क्योंकि इस मामले पर केंद्र सरकार की तरफ से अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिए जाने की मांग की गई थी। दरअसल नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार जेल मैनुअल में संशोधन किया था और जिसके बाद आनंद मोहन को सजा में छूट देते हुए जेल से रिहा कर दिया गया था। पूर्व सांसद को 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट जी कृष्णैया की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ जी कृष्णैया की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इससे पहले अगस्त में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूर्व सांसद की रिहाई पर जवाब मांगा था। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि जेल मैनुअल में संशोधन के बाद सजा पाने वाले कितने दोषियों को पूर्व सांसद आनंद मोहन के साथ इस साल अप्रैल में रिहा किया गया। इस पर जवाब देते हुए बिहार सरकार ने कोर्ट को बताया कि आनंद मोहन सहित 97 दोषियों को सजा में छूट देकर जेल से रिहा किया गया था। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 10 अप्रैल को जेल नियम में बदलाव किया था और इसके बाद 24 अप्रैल को सहरसा जेल से आनंद मोहन को रिहा किया गया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी है कि आनंद मोहन को दी गई आजीवन कारावास की सजा का मतलब पूरे जीवन के लिए कारावास है। इधर उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश के एक मंदिर में 7 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी की दोष सिद्धि को बरकरार रखते हुए उसे 30 वर्ष कैद की सजा सुनाई और उसके कृत्य को बर्बर करार दिया। मंदिर में दुष्कर्म की यह घटना 2018 में हुई। पीड़ित बच्ची की रिश्तेदार ने नाबालिग को अगवा कर उससे दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। यह अपराध किए जाने के समय आरोपी की उम्र 40 वर्ष थी। दोषी बच्ची को एक मंदिर में ले गया था जहां उसने इस अपराध को अंजाम दिया। निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने दोषी की सजा को आजीवन कारावास में
बदल दिया था। 7 वर्षीय बच्चे के साथ बलात्कार करने वाले 40 वर्षीय व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख रुपए के जुर्माने के साथ 30 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मौजूदा मामले में पीड़िता की दादी ने आरोपी याचिकाकर्ता के खिलाफ अपहरण और बलात्कार की एफआईआर दर्ज कराई थी। अभियोजन पक्ष का केस था कि 7 साल की पीड़िता को याचिकाकर्ता द्वारा राजाराम बाबा ठाकुर मंदिर ले जाया गया। इसके बाद बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। ट्रायल कोर्ट ने दोषी को आईपीसी की धारा 376 AB के तहत मौत की सजा सुनाई। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे आजीवन कारावास में बदल दिया। इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस CT रवि कुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कृत्य को बर्बर करार देते हुए कहा, वर्तमान मामले में घटना की तारीख पर याचिकाकर्ता दोषी की उम्र 40 वर्ष थी और पीड़िता केवल 7 वर्ष की लड़की थी। इस प्रकार स्थिति ये है कि उसने अपनी हवस मिटाने के लिए 7 साल की बच्ची का इस्तेमाल किया। इसके लिए याचिकाकर्ता दोषी पीड़िता को एक मंदिर में ले गया, जगह की पवित्रता का ध्यान न रखते हुए और उसके और खुद के कपड़े उतार दिए और फिर अपराध किया। हमें ये मानने में कोई झिझक नहीं है कि तथ्य ये है कि उसने इसे क्रूरता पूर्वक नहीं किया है। इससे इसका कमीशन गैर बर्बर नहीं हो जाएगा। इसके अलावा अदालत ने मंदिर ले जाने के बाद पीड़िता की असहाय स्थिति पर भी ध्यान दिया। अदालत ने कहा, सबूत से पता चलता है कि जगह की पवित्रता की परवाह किए बिना उसने उसके साथ बलात्कार किया। जब ऐसा कृत्य याचिकाकर्ता द्वारा किया गया, जिसकी उम्र उस समय 40 वर्ष थी और बच्ची की आयु केवल 7 वर्ष थी। सजा सुनाते समय अदालत ने कई कारकों पर ध्यान दिया, जिसमें ये भी शामिल था कि कैसे ये घटना पीड़िता को परेशान कर सकती है और उसके भावी वैवाहिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। गौरतलब है कि धारा 376 AB के तहत निर्धारित सजा कम से कम 20 साल की कठोर कारावास की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि हाई कोर्ट ने सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया, लेकिन कठोर कारावास लगाने की वैकल्पिक सजा भी संभव है। यह भी बताया गया कि हालांकि आरोपी को पोक्सो एक्ट के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया, लेकिन कोई अलग सजा नहीं दी गई, क्योंकि आरोपी को मृत्यु दंड से गुजरना था। इसके अलावा इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि दोषी को जुर्माने की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। बदले में इसका उपयोग पीड़ित के मेडिकल खर्च और पुनर्वास को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए न्यायालय ने अपहरण की सजा के संबंध में उपयुक्त जुर्माना लगाया। इस उपरोक्त अनुमान के मद्देनजर न्यायालय ने जुर्माने के साथ सजा को 30 साल के कठोर कारावास, जिसमें पहले से भुगती गई सजा भी शामिल होगी, उसे संशोधित किया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनों में सुरक्षा रोधी प्रणाली कवच के कार्यान्वयन की भविष्य की योजना के संबंध में केंद्र सरकार से विस्तृत स्थिति रिपोर्ट मांगी है। मामले में एडवोकेट विशाल तिवारी ने जनहित याचिका की दायर की है और जिसमें भारत में ट्रेन दुर्घटनाओं के संबंध में सुरक्षा उपायों संबंधित मुद्दे को उठाया गया। याचिका में कहा गया कि भारत सरकार ने ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कवच प्रणाली को मंजूरी दे दी है। हालांकि कवच प्रणाली अभी तक सभी ट्रेनों में लागू नहीं की गई है। सुनवाई की पिछली तारीख पर न्यायालय ने भारत के अटॉर्नी जनरल से इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदमों के बारे में उसे अवगत कराने का अनुरोध किया था। आज जब मामला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच के सामने सुनवाई के लिए पेश किया गया, तब केंद्र की ओर से पेश वकील ने कवच प्रणाली के तेजी से कार्यान्वयन में कठिनाई का जिक्र किया। वकील ने कहा, हम लंबे समय से विदेशी सामग्रियों पर निर्भर रहे हैं और यदि कोई स्वदेशी प्रतिस्थापन होता है तो अभी
कहीं भी विदेशी प्रतिस्पर्धा कार्यान्वयन में बाधाएं ला रही है। हालांकि वकील ने यह भी कहा कि सरकार कवच प्रणाली के क्रियान्वयन को लेकर काफी गंभीर है। जस्टिस कांत ने इस बिंदु पर पूछा, आपकी भविष्य की योजना क्या है? ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक महीने या साल भर में किया जा सके। इसमें आपको बहुत समय भी लग सकता है। इसके अलावा जस्टिस विश्वनाथन ने वकील से यह भी पूछा कि क्या कोई रिपोर्ट मौजूद है जो बताती है कि कुछ संसदीय प्रश्नों के उत्तर में ये प्रणाली आंशिक रूप से लागू की गई है। कुछ रिपोर्ट्स हैं कि इसे आंशिक रूप से एक निश्चित सीमा तक लागू किया गया है। इस पर वकील ने जवाब दिया कि पूरे देश को कवर करने के लिए एक बड़ा तकनीकी आयाम शामिल है। वकील की ओर से अनुरोध किए जाने के बाद अदालत ने स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया। मामले को अब 6 सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया गया है। इधर प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के मामले के संबंध में विधायक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भारत राष्ट्र समिति या बीआरएस की नेता के कविता केंद्रीय एजेंसी के समन से बच रही हैं। ईडी दिल्ली में अब समाप्त हो चुकी शराब नीति को प्रभावित करने और संबंधित रिश्वतखोरी के आरोपों में उनकी भूमिका की जांच कर रही है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत के कविता द्वारा ईडी द्वारा पिछले साल जारी किए गए समन के खिलाफ दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में पूछताछ के लिए दिल्ली में उपस्थित होने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले अवसर पर मौखिक रूप से ईडी से कहा था कि वो के कविता को तब तक पूछताछ के लिए न बुलाएं जब तक कि केंद्रीय एजेंसी के समन को चुनौती देने वाली पूर्व लोकसभा सदस्य की याचिका पर पहले सुनवाई नहीं हो जाती। उनकी ओर से सीनियर वकील विक्रम चौधरी ने अदालत से अनुरोध किया था कि जिस तरह से उसने नलिनी चिदम्बरम को सुरक्षा दी थी, उसी तरह उसे दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा दी जाए। ये कहते हुए कि समन को अनिश्चित काल के लिए टाला नहीं जा सकता। ईडी में 10 दिनों के लिए टालने पर सहमत हो गई है। ये कहते हुए कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू द्वारा बार में दिए गए इस मौखिक आश्वासन पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। अदालत ने अपने आदेश में कानून अधिकारी के बयान को दर्ज किए बिना सुनवाई स्थगित कर दी। कोयला घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली में पेश होने के लिए उन्हें और उनकी पत्नी को जारी किए गए समन को रद्द करने से इनकार करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी की विशेष अनुमति याचिका पर भी के कविता की रिट याचिका के साथ सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की याचिका पर आईपीसी के सेवानिवृत्त अधिकारी जी संपत कुमार को दी गई 15 दिन की साधारण कारावास की सजा पर अंतरिम रोक लगा दी है। मद्रास हाई कोर्ट ने धोनी द्वारा दाखिल अदालत की अवमानना वाली याचिका पर आईपीएस अधिकारी को ये सजा सुनाई थी। न्यायमूर्ति एएस ओक और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ कुमार की याचिका पर नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 8 मार्च को निर्धारित की गई है। मद्रास उच्च न्यायालय ने 15 दिसंबर को कुमार को धोनी द्वारा दायर अदालत की अवमानना के एक मामले में 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि न्यायमूर्ति एसएस सुंदर और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की खंडपीठ ने सजा को 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया ताकि संपत कुमार को सजा के खिलाफ अपील दायर करने का मौका मिल सके। धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग सट्टेबाजी में अपना नाम लिए जाने को लेकर 2014 में मानहानि का मुकदमा दायर किया था और 100 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति की मांग की थी। धोनी ने इस मुकदमे पर दाखिल संपत कुमार के जवाबी हलफनामे में न्यायपालिका के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए उन्हें दंडित करने का अनुरोध किया था और इसके साथ ही धोनी पर फिक्सिंग का आरोप लगाने वाले रिटायर्ड आईपीएस को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। संपत कुमार ने आईपीएल सट्टेबाजी मामले की शुरुआती जांच की थी। मामले की अगली सुनवाई 8 मार्च को निर्धारित की गई है। मद्रास उच्च न्यायालय ने 15 दिसंबर को कुमार को धोनी द्वारा दायर अदालत की अवमानना के एक मामले में 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि न्यायमूर्ति एसएस सुंदर और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की खंडपीठ ने सजा को 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया ताकि संपत कुमार को सजा के खिलाफ अपील दायर करने का मौका मिल सके।
लोकसभा चुनाव होने में अब महज कुछ ही समय का वक्त बचा है। किसी भी दिन चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक ऐलान और अधिसूचना जारी हो सकती है और उसके पॉलिटिकल पार्टी तो अपनी तैयारियों में जुटी ही हुई है। चुनाव आयोग ने भी अपनी कमर कस ली है। वोटर लिस्ट नाम से जुड़ी दिक्कतों को लेकर आयोग ने अहम जानकारी दी है। आयोग ने बताया है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले करीब 1.66 करोड़ पुराने वोटरों के नाम हटाए हैं और इसके अलावा करीब 2.68 करोड़ नए नाम जोड़े भी गए हैं। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वोटर लिस्ट से संबंधित सारी जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची में डुप्लीकेट मतदाता प्रविष्टियों का मुद्दा उठाने वाली याचिका पर के चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मतदाता सूची से डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाने के संबंध में 2 विशिष्ट प्रश्न पूछे। पीठ ने चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अमित शर्मा से पूछा, चुनाव आयोग ये कैसे निर्धारित करता है कि कुछ डुप्लीकेट है और किसी मतदाता की मृत्यु के बारे में जानकारी ईसीआई को कैसे मिलती है। शीर्ष अदालत संविधान बचाओ ट्रस्ट द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो एक गैर सरकारी संगठन है जो डुप्लीकेट मतदाता प्रविष्टियों का मुद्दा उठा रहा है। पीठ को जवाब देते हुए अमित शर्मा ने पीठ को सूचित किया कि अंतिम मतदाता सूची 8 फरवरी 2024 तक प्रकाशित की जाएगी और इसके बाद प्रधान न्यायाधीश ने अमित शर्मा से उन व्यक्तियों की संख्या पर विराम लगाने के लिए कहा जिनकी अंतिम रूप से मृत के रूप में पहचान की गई है और निवास स्थान बदल लिया और उसके बाद नकल से हटा दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने रेखांकित किया कि मुख्य मामला ये है कि जब मुख्य निर्वाचन अधिकारी अपने सभी जिला कलेक्टर अधिकारियों को प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए नोटिस जारी करते हैं तो वो मृतकों और स्थानांतरित हो चुके लोगों के नाम हटाने का उल्लेख करते हैं, लेकिन उन्होंने नकल के बारे में बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने अपने जवाबी हलफनामे में इस मुद्दे का जिक्र नहीं किया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में वोटर लिस्ट से संबंधित जानकारी देते हुए चुनाव आयोग ने बताया कि देश में अब वोटरों की कुल संख्या 97 करोड़ हो गई है। ये सभी लोग 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान वोटिंग करने के योग्य होंगे। आयोग ने कहा है कि अपडेटेड लिस्ट में 6 राज्य शामिल नहीं हैं। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव राजस्थान हाईकोर्ट के 42वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान के नए मुख्य न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह के प्रारंभ में मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने राज्यपाल से मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव को शपथ दिलवाने का आग्रह किया। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति, अधिसूचना एवं वारंट पढ़कर सुनाया। समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और मंत्रिमंडल के सदस्यगण, जनप्रतिनिधिगण, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण, अधिकारीगण, अधिवक्तागण एवं मुख्य न्यायाधीश श्रीवास्तव के परिजन उपस्थित रहे। तो आपको बता दें कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने शपथ दिलवाई और इस शपथ के दौरान आपको बता दें चीफ जस्टिस ने पद की शपथ ग्रहण की है और जब ये पूरा समारोह चल रहा था तो आपको बता दें कि इस समारोह में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और मंत्रिमंडल के जो सदस्यगण रहे, जनप्रतिनिधिगण रहे, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण, अधिकारीगण, अधिवक्तागण एवं मुख्य न्यायाधीश श्रीवास्तव के परिजन भी इस पूरे समारोह में शपथ ग्रहण के दौरान उपस्थित रहे। इधर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि प्रतिकूल कब्जे की दलील के आधार पर स्वामित्व की घोषणा के लिए मुकदमा वादी द्वारा दायर किया जा सकता है और इस संदर्भ में आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि प्रतिकूल कब्जा क्या होता है। रिपोर्ट देखिए। तो क्या आपको पता है कि अगर आपसे आपकी प्रॉपर्टी छीन ली जाए, इवन दो यू आर द ट्रू ओनर, इन सर्टेन सिचुएशन आप उसको वापस रिक्लेम नहीं कर सकते। बेसिकली इट इज कॉल्ड एडवर्स पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। लिमिटेशन एक्ट के अंदर इफ अ ट्रेसपासर हु डज नॉट हैव द लीगल टाइटल टू अ पीस ऑफ प्रॉपर्टी कंटिन्यूज टू ऑक्यूपाई दैट प्रॉपर्टी फॉर 12 years, ओनर के इंटरप्शन के बिना, तो वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है, बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस टू इट। द पोजेशन मस्ट बी कंटिन्यूअस, अनइंटरप्टेड
एक्चुअल एंड शुड बी हॉस्टाइल ऑल्सो। ये डॉक्ट्रिन उस सिद्धांत पे बेस्ड है कि लॉ एक्टिव सिटीजंस को फेवर करता है एंड नॉट दोज हु आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट देयर राइट्स। ऑल्सो एक टेनेंट एडवर्स पोजेशन क्लेम नहीं कर सकता व्हेन देयर हैज बीन अ लीज और रेंटल एग्रीमेंट बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट। तो लैंडलॉर्ड्स जागरूक रहिए। चलिए, कोर्ट्स राउंड अप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.